नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरदार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, वो है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जो सबसे पहले दी थी वो थे एक टॉलमी, एक खगोलविद। तो खगोल शास्त्री उन्होंने जो जानकारी दी है वो 140 ईस्वी में दी, और उन्होंने बोला एक अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की जिसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक। तो जियो जहाँ भी शब्द आए तो याद रखिएगा, जियो जिस जगह भी आए याद रखिएगा इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, भूमि से होगा। जियोसेंट्रिक का मतलब हो गया, जियो मतलब पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब हो गया केंद्र। तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर स्थित है। और ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बहुत ही कलरफुल बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो इसमें सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, और केंद्र पर आप देख रहे होंगे कि क्या स्थित है, पृथ्वी। तो टॉलमी ने बताया था कि केंद्र पर पृथ्वी स्थित है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, इसी अवधारणा का एक और पार्ट आया और थोड़ा सा उसको बदलाव आया, बस सेंटर में कौन हो गया, सन। तो एक कोपरनिकस थे, ये 1543 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि सेंटर पर कौन स्थित है, सूर्य स्थित है, ना कि पृथ्वी। तो ये अवधारणा आई, इसको बोला गया हेलियोसेंट्रिक। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब हो गया सूर्य सेंटर पर स्थित है, बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ यही बात 1000 साल पहले वराहमिहिर थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य केंद्र में स्थित है। जिस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह कर रहे हैं। ये बात किसने कही, कोपरनिकस ने कही थी 1543 में। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल जो थे खगोल शास्त्री थे, इन्होंने 1805 में ये बात कही कि जो सौरमंडल है, क्या सौरमंडल जिसमें तारे स्थित हैं, आकाश, तो वो जो है आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश है। तो ये लिखा हुआ है सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि बहुत सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में स्थित हैं जो अनगिनत हैं, हम नहीं गिन पा सकते कि कितनी आकाशगंगाएं होंगी। अगर वैसे बात करें तो जो लगभग की बात है, तो कहते हैं कि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। याद रखिएगा कि कितनी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और ऐसे कहा जाता है कि एक जो आकाशगंगा है, यानी कि एक गैलेक्सी है, उसमें 100 अरब तारे हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या है उसका नाम, मंदाकिनी। तो ये जो आकाशगंगा है इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, और दुग्ध मेखला कहा जाता है। और जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने इसे क्या बोला था, मिल्की वे, क्योंकि ये सफ़ेद रंग की थी, तो ऐसा इसका कलर की वजह से बोला उन्होंने। और ये आकार की दृष्टि से कैसी है, जो मतलब आकाशगंगाएं होती हैं तो वो ऐसा कहा जाता था कि कैसी हैं, सर्पिलाकार। लेकिन पूरा उसको डिफाइन करके बताया कि बैरड स्पाइरल हैं। इसका मतलब हो गया दंड सज्जित सर्पिलाकार हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा आकार कैसा है, दंड सज्जित सर्पिलाकार। ठीक है, अब चलिए आकाशगंगाओं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तारों की तरफ चलते हैं। तारों के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तारे जो हैं, तारे के चमकने का कारण है नाभिकीय संलयन। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन से हीलियम में उनका क्या हो रहा है, बदलाव, चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सेंटर है, ये लेफ्ट साइड में आपको दो बहुत ही कलरफुल से डायग्राम दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया, 1 और 2 मैंने डाल दिए थे। तो इसमें देखिए आपकी मैंने जो बना रखा है सेंटर में वो H लिखा है, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में जैसे परिवर्तित होगा तो वो रेड होता चला जाएगा, और जब इसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो वो यहाँ देखिए थोड़ी सी एक मैंने लाइन में लिखी है S2 मतलब चेंज हो रहा है हीलियम में। तो वो क्या कहलाएगा, इस तरह का तारा रक्त दानव कहलाएगा। ठीक है, और जब ये मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए एक समय पर क्या होता है कि जो तारा है ना उसका ईंधन होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन ईंधन होता है, तो उसकी वजह से वो चमकता है। और जब उसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो परिवर्तित होता रहेगा, तो वो कुछ और बनता जाएगा। तो उन्हीं को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पहला ही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि तारे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब तारा बन रहा होता है तो उसे बोलते हैं प्रोटोस्टार। अगर आप देखेंगे धूल, गैस, बादल के जो कण हैं वो नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, पहले तो गोला बना इन सबका, धूल, गैस और बादल का गोला बना, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि नाभिकीय संलयन के कारण उसमें ऊर्जा आई और वो चमकना शुरू हुआ, और फिर धीरे 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 उसका ईंधन खत्म होने लगता है और वो
अन्य गति को प्राप्त होता है, जैसे सुपरनोवा है ना, एक विस्फोट होगा उसमें, सुपरनोवा या नोवा विस्फोट होगा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जैसे ब्लैक होल बन जाता है, अगर बहुत बड़ा साइज़ का होगा तो। अभी हम उसको पढ़ेंगे, सौरिक द्रव्यमान वगैरह सब देखेंगे। तो देखिए क्या होगा कि जब वो रेड हो गया तो फिर क्या हुआ कि हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हुआ, और हीलियम फिर कार्बन में, और कार्बन बनी आयरन में, यानी कि ठोस पदार्थों में बनी। तो जो ठोस पदार्थों में बनेगी, तो ऐसे जब ऐसे तारे होंगे जिनमें ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाएंगे, उनका जो भाग है, तो क्या होगा कि ऐसे जो तारे हैं वो बाद में जाकर ब्लैक होल बन जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अगले जो नीचे डायग्राम बना हुआ है उससे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तारे की प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है, प्रोटोस्टार। ये थोड़े से फैक्ट हैं, वो याद रखिएगा। तारा जितना बड़ा होगा वो उसकी आयु उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसकी सतह जो है बहुत जल्दी ठंडी होती चली जाएगी। ठीक है, सूर्य के आकार का जो तारा है लगभग 100 बिलियन वर्ष का है। और क्या कहते हैं, जब तक तारा अपनी चमक खोने लगता है तो इसका मतलब है कि वो क्या बनेगा, अब रक्त दानव बनने वाला है। ठीक है, तारा जैसे जैसे अपनी चमक खोता है तो रक्त दानव बनने लगता है, और फिर रक्त दानव जो है वो सुपर रक्त दानव बनेगा। और सुपर रक्त दानव मतलब बड़ा साइज़ का। तो सुपर रक्त दानव में क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब ये देखिए, अगर उसका साइज़ जो है, ये लिखा हुआ है ना 1 पॉइंट, लेफ्ट साइड में देखिए नोवा के नीचे यहाँ लिखा हुआ है 1.4 ms। इसका मतलब हो गया, ms का मतलब हो गया, ms का मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मास ऑफ सन। क्या, मास ऑफ सन। ठीक है, सूर्य का जितना द्रव्यमान होता है वो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, और इससे ऊपर का अगर होगा तो 1.4 ms से होगा तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा या पल्सर तारा बनेगा। और अगर इससे कम होगा उसका द्रव्यमान तो क्या बनेगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में श्वेत वामन। और वो श्वेत वामन ठंडा होकर, देखते रहिए लेफ्ट साइड में बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाया गया है, तो श्वेत वामन जो है वो क्या बनेगा, काला वामन बनेगा ठंडा होकर। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहाँ राइट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है ब्लू कलर से, जो मैंने बना रखा है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या है कि जो नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन है तो और इलेक्ट्रॉन भी है, नाभिक में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक गति के कारण इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वो ऊर्जा के कारण गति भी प्राप्त कर लेंगे, और गति के कारण क्या होगा, वो नाभिक से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह के जो हैं यही तारे क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन और पल्सर बनेंगे, और यही आगे जाकर क्या, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहलाएंगे। ठीक है, और ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि भाई इसके अंदर इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि अपने आसपास गुजरने वाले प्रकाश को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब अपनी ओर मोड़ लेता है। और कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कुछ चला जाए तो उस पर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब समय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये 1.4 ms पहला पॉइंट लिखा हुआ है, चंद्रशेखर सीमा है, जो एस चंद्रशेखर हैं उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और तारे का जो चमकने का कारण है वो किस तरीके के हैं, तो ये उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो जैसे नीला है तो 50,000 से 28,000 तक का उसका केल्विन टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, नीला और वाइट है तो इस तरीके से ये सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसी रटने वाली बात नहीं है, तो आपको बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर लाल है तो इसका मतलब 2,000 से 2,500 के 3,500 के आसपास इसका केल्विन के आसपास इनका टेम्परेचर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि तापमान पर कलर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा तापमान होगा तो वो वैसा कलर। ठीक है, अगर तापमान जितना भी टेम्परेचर होगा उसी के आधार पर क्या होगा, आपका तारा चमकेगा। ठीक है भैया, चलिए अब सौरमंडल में देखिए, सौरमंडल में जैसे हर परिवार का एक मुखिया होता है ना, तो उसी तरह एक परिवार है, सौरमंडल एक परिवार है, और उस परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, ये याद रखिएगा। सूर्य क्या है, एक तारा, उसमें नाभिकीय संलयन की वजह से वो चमकता है। मैंने बताया हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता रहता है, और वही उसके ही हाइड्रोजन जो है ईंधन का काम करता रहता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है इसके चमकने का कारण, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी, मतलब पृथ्वी से अधिकतम का मतलब हो गया जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, तो कितनी है, 15.21। अच्छा, ये अधिकतम और न्यूनतम कैसे, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया होगा, शायद आपको भी ना समझ में आया हो, तो मैं बता देता हूँ। देखिए
देखिए जैसे मैंने यहाँ सन बनाया, यहाँ सन है, तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी ऐसी परिक्रमा करेगी, ठीक है, पृथ्वी ऐसी परिक्रमा करेगी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य के करीब आता है कोई भी ग्रह, तो वो पास आता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जा रहा होता है तो वो दूर जाता है। तो परिक्रमा करने का मतलब उसके चारों तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो जैसे वो पास आएगा तो वो न्यूनतम दूरी हो जाएगी, और जब वो दूर जा रहा होगा तो एक समय पे क्या होगी, अधिकतम दूरी होगी, ठीक है। तो वही सब लिखा है। सूर्य का व्यास लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1392000, ठीक है। तो व्यास जिसका डायमीटर है वो आपको क्लियर पता चल गया। आयतन देखिए पृथ्वी से 13 लाख गुना है इसका। द्रव्यमान पृथ्वी से 332,000 है। अच्छा, इसमें सूर्य में जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, वो आपका हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम और फिर अन्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखने वाले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए फोटोस्फीयर, तो फोटोस्फीयर जो है इसका यानी कि सतह का जो तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य जैसे जो वो हैं तारे, उनकी आयु ऐसी मानी जाती है कि 10 बिलियन वर्ष है, ठीक है, और 8 मिनट तक का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में इसको, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, समझ गए। तो एक पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी खगोलीय, मतलब सबसे बड़ा यूनिट है खगोलीय दूरी की, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है, मतलब इकाई है पारसेक, जो मतलब खगोलीय दूरी की है। फिर अगर उससे कम आएगी तो फिर प्रकाश वर्ष होता है, और एक पारसेक जो होता है वो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगली वीडियो में हम सौर मंडल के सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह वगैरह इस तरह का सब कुछ पढ़ेंगे फैक्ट्स, तो आप देखते रहिएगा, और जितना भी सब कुछ बचा हुआ है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे।